कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। लिखो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement is a statement prepared in accordance with prepared in accordance with AS3 that shows inflow and outflow of that shows inflow and outflow of cash and cash equivalents, cash and cash equivalents during the accounting period. During the accounting period. देखो क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद AS3। AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3, जो कि कौन इशू किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर रखा है। तो AS3 में किसके बारे में लिखा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है। उसमें फॉर्मेट भी बताया हुआ है कि किस हिसाब से अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो वो जो फॉर्मेट अपने को बता रखा है, वही फॉर्मेट के हिसाब से अपने को भी क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ एक बार वापस से पढ़ते हैं हम। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद AS3। AS3 के हिसाब से अपने को ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट अपने को क्या दिखाता है, दैट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कि एक अकाउंटिंग पीरियड विच मींस एक साल, अपना एक साल में कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ मेरा पैसा जा रहा है, वो पूरा चीज अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कुछ नहीं है, कैश ही है। नॉर्मल जो कैश बैंक ये सब जो अपना होता है ना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। बट इसके अंदर क्या आता है वो भी हम तुम लोग को लिखवा देंगे, तो टेंशन का बात नहीं है। ये वाला चीज समझ में आया। तो तुम लोग को ये याद रखना जरूरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने AS3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से अपने को क्या पता चलता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, उसके बाद लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड cash and cash equivalent includes लिखो कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक, तीसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्लैश करंट इन्वेस्टमेंट्स स्लैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट के अंदर अपना तीन चीज आता है। क्या आता है, कैश इन हैंड जो पैसा अपने पास है करेंटली, कैश एट बैंक जो पैसा अपने पास नहीं है, मेरा बैंक अकाउंट में है, और तीसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी क्या है, इन लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करता है। शॉर्ट टर्म मतलब अपने क्या है, ये इंटेंशन से इन्वेस्टमेंट कर रखे कि अपने 3-4 महीना में क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, तो वो सिक्योरिटी क्या होगा मेरा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नॉन करंट भी इन्वेस्टमेंट होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आता है। यहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट आता है, करंट इन्वेस्टमेंट। और इसका एक और नाम क्या है,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो जनरली तुम लोग को ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिखेगा, क्योंकि इन लोग क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का नाम लग रहा है ना, लोग यही वाला नाम देता है बहुत बार, तो अपने को ये तीनों नाम याद रखना पड़ेगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर तीन चीज देखो। कैश इक्विवेलेंट मतलब पता है क्या हो गया, कैश मतलब तो अपने को समझ में आता है, कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के जैसा ही चीज है ना। तो कैश एट बैंक मतलब क्या हो गया, मेरे पास पैसा नहीं पड़ा है, मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, राइट, वो भी तो पैसा ही है, वही चीज है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर तीन चीज क्या आ गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स, एक और नाम क्या है अपना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इतना समझ में आया। तो ये तीन चीज अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है। फिर लिख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो इसका अच्छा वर्ड क्या हो गया, इनफ्लो। इसका अच्छा वर्ड क्या हो गया, इनफ्लो। इनफ्लो मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो इसका ऑपोजिट लिख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, विच मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। ये सब एकदम बेसिक चीज है जो अपने को पता होना चाहिए, जो एकदम क्लियर रखना है अपने को। तो अभी तक अपने क्या पढ़े एक बार देख लेते हैं। अपने क्या देखे, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अपने किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, AS3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से अपने को क्या पता चलता है कि मेरे पास कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है कैश का एक अकाउंटिंग पीरियड में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ये तीन चीज आता है अपना। तीन चीज क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और अपना क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बढ़ना मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, विच मीन्स इनफ्लो। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर घट रहा है मतलब मेरा पैसा जा रहा है, विच मीन्स आउटफ्लो। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्या है, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS प्रिस्क्राइब्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम CFS लिख रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड ईदर बाय, ईदर बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो AS क्या प्रिस्क्राइब कर रखा है, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का दो मेथड है। एक मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, एक मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। वो डायरेक्ट मेथड इजी होता है, इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, नाम से तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अपना बोर्ड को तो इजी वाला चीज समझ में आता नहीं है, उसको तो घुमाने का आदत है। डायरेक्ट मेथड इज नॉट इन आवर सिलेबस, इनडायरेक्ट मेथड अपने सिलेबस में है। डायरेक्ट मेथड तुम लोग आगे जाके बाद में पढ़ेगा, तो लिख लो नॉट इन सिलेबस। ये अपने सिलेबस में है। तो अपने क्या करेंगे, CFS जो है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, ठीक है, उसके बाद लिखो, कैश फ्लोज आर, कैश फ्लोज आर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड अंडर थ्री हेड्स ऑफ एक्टिविटीज, अंडर थ्री हेड्स ऑफ, थ्री हेड्स ऑफ एक्टिविटीज। नंबर वन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर लिखो, दीज आर, these are principal revenue generating activities, principal revenue generating
एक्टिविटीज। दूसरा लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर लिखो एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ, परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म स्लैश फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। थर्ड लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर लिखो एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन, activities which result in change in size, change in size and composition of owner's capital and borrowings। ठीक है, अब आ जाओ देख लेते हैं अपने क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कैश फ्लोज आर क्लासिफाइड अंडर 3 हेड्स ऑफ एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या है, कितने हेड्स ऑफ एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया गया है, 3 हेड। तो यहाँ पे 3 चीज बनेगा अपना, 3 लेवल है बेसिकली, 3 तरीके का एक्टिविटी है। पहला एक्टिविटी कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो लर्न करो पहले मेरे साथ, कितना तरीके का एक्टिविटी है, 3। पहला क्या है, ऑपरेटिंग। दूसरा इन्वेस्टिंग। तीसरा फाइनेंसिंग। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब इसमें क्या आना चाहिए, ऐसा ट्रांजैक्शन जो मेरे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो कौन से एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये सब क्या है, अपना डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये सब कौन सा एक्टिविटी में अपने रिकॉर्ड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया, जो डे टू डे अफेयर से रिलेटेड है, तुम लोग को सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सबका फॉर्मेट है अपना। दूसरा कौन सा एक्टिविटी है अपना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स। आज मान लो हम लोग क्या किए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम लोग कोई लैंड खरीदे हैं, कोई बिल्डिंग खरीदे हैं, तो ये सब क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया एक तरीके का, हम लोग खरीद रहे हैं। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, तो वो कौन से एक्टिविटी में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मान लो हम लोग लैंड बेच दिए, बिल्डिंग बेच दिए, तो वो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा, है ना। तो हम लोग मान लो लंबा समय के लिए, भाई हम लोग लंबा समय के लिए शेयर्स खरीदे अपना खुद का इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कहाँ आएगा, ये क्या हो गया अपना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कौन सा एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। समझ में आया। थर्ड क्या बोल रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग। आज मान लो ओनर्स कैपिटल मतलब क्या हो गया, हम लोग इक्विटी, हाँ इक्विटी शेयर हम लोग इश्यू किए, उसके थ्रू हम लोग को क्या मिला, पैसा मिला, राइट। तो वो तो इक्विटी शेयर्स क्या होता है, कंपनी का खुद का ही पैसा होता है, लिटरली हम लोग वही मानते हैं, वही अज्यूम करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अपना ओनर्स कैपिटल का कॉम्पोजिशन साइज चेंज हो रहा है, बिकॉज हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, उसके कारण मेरे को रुपया मिल रहा है। तो वो कौन सा एक्टिविटी में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मान लो हम लोग बैंक से लोन लिए हैं, तो ये क्या हो गया, अपना बोरोइंग्स हो गया ना, लोन लिए हैं। मान लो लोन रिपे किए हैं, तो वो भी वो कौन सा एक्टिविटी में आ जाएगा,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। हम लोग डिबेंचर्स लिए, मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं, उसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से पैसा रेज कर रहे हैं। तो डिबेंचर तो अपना ओनर्स कैपिटल नहीं है, तो अपना बोरोइंग है। तो ये सारा चीज कौन सा एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो तुम लोग को इस हिसाब से समझना पड़ेगा। अपने को बहुत सारा चीज दे दिया हुआ रहेगा, कोई चीज अपने को ऑपरेटिंग में डालना है, कोई चीज अपने को इन्वेस्टिंग में डालना पड़ेगा, और कुछ कुछ चीज अपने को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालना पड़ेगा। समझ में आया? तो वैसा चीज है यहाँ। तो 3 तरीके का एक्टिविटी हो गया अपना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और अपने को करना भी ऐसे पड़ेगा, ये नहीं कि पहले अपने फाइनेंसिंग लिख दिए फिर अपना अपना मन किया इन्वेस्टिंग लिखने का, इन्वेस्टिंग लिख दिए, नहीं, वो तुम लोगों को सम करते करते समझ में आएगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग किया जाता है, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, इसीलिए उसी ऑर्डर में अब तुम लोग को लिखवाए हैं यहाँ पे। और सबसे डिफिकल्ट ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत ही ईजी है, और ऑपरेटिंग से ही हम स्टार्ट करेंगे तुम लोग का। चलो ठीक है, इतना समझ आया? बोलो तो मेरे को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या चीज आता है? 3 चीज आता है। पहला कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक, तीसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और नॉन करंट नहीं आता। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सा एक्टिविटी में जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझा? चलो एक और चीज अपने देख लेते हैं, लिखो ट्रांजैक्शंस having no effect on cash flow. Transactions having no effect on cash flow. ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका कैश फ्लो में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका इनफ्लो भी नहीं हो रहा है, जिससे आउटफ्लो भी नहीं हो रहा है। बता रहे हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो अब एक चीज अपने को समझना जरूरी है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर 3 चीज आता है, राइट? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और अपना एक चीज क्या था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये 3 चीज आता है, अपने को पता है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये जो कैश इन हैंड है ये अपने पास से माइनस हो गया, और बैंक में क्या हो गया, पैसा आ गया। तो ये तो मतलब वही बात हो ना कि एक पॉकेट से निकल रहा है और दूसरे पॉकेट में अपने डाल रहे हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट तो कुछ अपना हुआ ही नहीं, और है ना, मैंने असल में तो कोई इनफ्लो और आउटफ्लो हो ही नहीं रहा इससे। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो न्यूट्रल हो गया ना, प्लस माइनस ये तो न्यूट्रल हो गया ना, कैश वैसे आ रहा है ना कैश वैसे जा रहा है। कुछ पूछना है अंकुश? फिर लिखो कैश, ये आनंद समझ आ रहा है, कैश withdrawn from bank, cash withdrawn from bank। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अपने बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो मेरे पास कैश आ जा रहा है इन हैंड, और बैंक से पैसा क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो न्यूट्रल हो गया ये भी, है ना। और वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि प्रॉपर अपने देखे इनफ्लो आउटफ्लो, वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। थर्ड, सेल of marketable securities for cash। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी अपने हाथ से चला गया, उसके बदले मेरे को क्या मिल गया, कैश मिल गया। अब इसका भी क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये तीनों ही चीज क्या है, मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। समझ में आया? इधर से निकल रहा है तो इधर आ जा रहा है, इधर से निकल रहा है तो इधर चला जा रहा है, इसलिए इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4 लिखो, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश। तो अपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या किए, खरीद लिए। तो मेरा पैसा चला गया, लेकिन मेरे हाथ में उसके बदले क्या आ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गया, है ना, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गया, जो कि ऑलरेडी मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है।
तो ये भी क्या है, मेरा न्यूट्रल इफेक्ट हो गया प्लस माइनस, ना मेरा इनफ्लो हो रहा है ना मेरा प्रॉपर आउटफ्लो हो रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। बता रहे, हाँ बैंक हो गया ना, बट चेक बोल के कुछ नहीं देता है लोग यहाँ पे, चेक बोल के कुछ नहीं आएगा। फिर लिखो all types of credit transactions, all types of credit transactions मतलब अपने क्रेडिट में परचेज किए, क्रेडिट में सेल किए, तो क्या उसमें कैश आ रहा है, क्या कैश तो आ ही नहीं रहा, तो इसका क्या इफेक्ट होगा कोई कैश फ्लो में, कैश फ्लो में कुछ इफेक्ट नहीं होगा उसका, ये कैश से रिलेटेड ही नहीं है वो। नंबर 6 लिखो, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तुम लोग अभी यहाँ पे यही समझना है, बोनस शेयर्स मतलब कंपनी कुछ शेयर्स फ्री में बांटता है, उसके बदले कंपनी को लोगों से पैसा नहीं मिलता है, तो बोनस शेयर्स वो फ्री में दे तो दिया, लेकिन उसके बदले उसको पैसा नहीं मिला, तो पैसा नहीं मिला तो क्या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे पैसा आ ही नहीं रहा है अपने पास। कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट आता है। हम तुम लोग का बीएसटी में भी होगा ये चीज, हम बोनस शेयर्स को लेके आधा पौन घंटा का मेरा एक वो बनाया हुआ है, मतलब एक क्लास है मेरा, उसमें आधा पौन घंटा का बोनस शेयर्स के बारे में हम पूरा समझाए थे। एक चैप्टर है इन लोग का, शेयर इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को लेके आईएससी में कॉमर्स में, उसमें पढ़ाया हुआ है मेरे। नहीं उसमें डिटेल में नहीं था, जस्ट डेफिनेशन ही लर्न करना है लोगों को, बट हम इन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए थे, वो है वीडियो मेरे पास अभी भी है। अच्छा, फिर लिखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व। देखो मेरे पास प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट का क्या कर रहे हैं, कोई एक पार्ट को उठा के जनरल रिजर्व वाले गुल्लक में डाल दिया कि भाई फ्यूचर में मेरे को कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो मेरे को काम आएगा, तो वो केक का एक पीस को उठा के हम दूसरे डब्बे में डाल दिए, तो वैसे तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं, बस एक जगह से हटा के उसको दूसरे डब्बे में डाल दिए हम, तो इसीलिए इसका भी कोई भी अफेक्ट नहीं होगा अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। उसके बाद देखो एक और चीज, राइटिंग ऑफ bad debts, writing of bad debts against provision for doubtful debts, provision for doubtful debts। तो क्या है ना, बैड डेट सबको पता है क्या होता है, एक तरीके का नुकसान होता है, हम लोग को पता है बैड डेट एक तरीके का नुकसान होता है, तो मेरे को लग रहा है कि हो सकता है आगे मेरा बैड डेट हो, तो बैड डेट से बचने के लिए हम क्या है, प्रोविजन बना रखे हैं, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बना रखे हैं, तो और मान लो असल में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मेरा बैड डेट हो गया, तो हम उस प्रोविजन को क्या कर रहे हैं, उस बैड डेट के संग एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या मेरा पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं, हम तो जो वो अपना प्रोविजन बनाए थे उसको बस क्या कर रहे हैं, हम बैड डेट्स के संग एडजस्ट कर रहे हैं, राइट, वो गुल्लक हम इसीलिए बना रखे थे कि भाई अगर बैड डेट होगा तो हम उस प्रोविजन को क्या करेंगे, उससे एडजस्ट कर देंगे, तो इसीलिए ये भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो ये अपना कुछ एग्जांपल्स था, और भी अपने इलस्ट्रेशंस अपने क्वेश्चंस करते रहेंगे तब अपने को समझ में आता रहेगा, कुछ कुछ दिखेगा तो समझ में आया, तो ये अपना कुछ एग्जांपल है जो तुम लोगों को क्वेश्चन में दिखेगा, तो ये सब ट्रांजेक्शन बीच बीच में दे देगा जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए हम तुम लोग को अभी बता दिए। पारस वो हम तुमको बाद में बता देंगे, अभी प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रहा है, बस तुम अभी लिख लो या फोटो खींच लो, ये कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा कैश फ्लो में, पूरा बताना पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। अब तुम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पीडीएफ हम भेजे हैं, पारस हम तुमको भी भेज देते हैं, वो अपने को ध्यान रखना है, उससे क्या है अपने को क्लैरिटी मिलेगा थोड़ा। अनंत तुमको भेजा हुआ है क्या, देखो आ गया होगा तुम लोग के पास, अनीश तुम्हारे पास नहीं है क्या, उससे ले लो, बोले ना तुम्हारा वो नंबर वाला चीज है, आदर्श भेज देती हूँ।
हाँ, अनंत आ गया तुम्हारे पास? ठीक है, देखो ये तो अभी जो आपने किए ना, अभी तक आपने जितना समझे हैं उसको और समझने के लिए हम तुम लोग का ये एक्स्ट्रा सम्स दे रखे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ कुछ चीज दिया हुआ है, अपने को बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन जो तुम लोग का मेन मटेरियल है वो तुम लोग को मिल जाएगा आज ही। आदर्श तुमको तो मिल गया, तुम लोग तीनों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो आओ, अब तुम लोग ट्राई करो एकदम बताने का। क्या लिखा हुआ है देखो, सेग्रीगेट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कैश सेल्स। अपने सब सेल्स क्या होता है, गुड्स को जब हम बेचते हैं तभी वो मेरा सेल्स होता है, तो उसके बिहाफ में मेरे को कैश मिल रहा है, तो ये कौन से एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग। ठीक है, नंबर बी, कैश परचेजेस, ये भी किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, मेरा डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है ये सब चीज। नंबर सी, रेंट पेड, रेंट मेरा इन्वेस्टिंग में तो जाएगा नहीं, फाइनेंसिंग में तो जाएगा नहीं, तो किस में जाएगा, ऑफ कोर्स सब बात है ऑपरेटिंग में ही जाएगा, हर महीना मेरे को रेंट पे करना है। नंबर डी, कैश इन हैंड, किसका पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, है ना, अपने को क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी तो दिया है, तो तीनों एक्टिविटी में नहीं आएगा, लेकिन ये किसका पार्ट है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, तो वैसे लिख देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या दिया हुआ है अपने को, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद बैलेंस एट बैंक, क्या हो गया ये, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा ये, कैश इन हैंड कैश एट बैंक देखे थे ना आपने। उसके बाद सेल ऑफ मशीन्स बाय अ डीलर ऑफ मशीन, ये क्या होगा, सोच के बताओ, ठीक से सोचो। ऑपरेटिंग क्यों, डीलर ऑफ मशीनरी, वो मशीन में डील कर रहा है तो उसके लिए मशीन क्या हो गया, गुड्स हो गया ना, इसीलिए ऑपरेटिंग। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर बोरोइंग हो गया, है ना, फाइनेंसिंग। उसके बाद अपना क्या है, डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड किसके ऊपर जाएगा, फाइनेंसिंग के ऊपर होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम लोग शेयर्स इश्यू कर रखे हैं, तो लोगों को, शेयर होल्डर्स लोगों को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये भी किसका पार्ट है, फाइनेंस। तो भी आज जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे शेयर्स खरीद रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए, समझा, अब तुमको उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, या मान लो डिविडेंड मिल रहा है, तुमको डिविडेंड मिल रहा है, तो देखो जब तुम शेयर्स खरीदा वो तुम्हारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना, क्योंकि तुम तो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो फाइनेंसिंग का पार्ट थोड़ी ना, फाइनेंसिंग कब होगा अंकुश, जब तुम शेयर्स इश्यू कर रखा है और उसके थ्रू तुमको पैसा मिला है, वो तुम्हारा फाइनेंसिंग में जाएगा। लेकिन अगर तुम पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वो तो तुम अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेगा ना, उसको उसको तुम क्यों फाइनेंसिंग में डालेगा। तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो तुम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर तुमको डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको भी तुम इन्वेस्टिंग में डाले, समझा मेरा बात। और अगर मान लो तुम डिबेंचर्स इश्यू कर रखा है, अब तुम क्या कर रहे हैं, तुम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो तुम उसको किस में डालेगा, फाइनेंसिंग में डालेगा, बिकॉज वो उसी से रिलेटेड है, तो ऐसा चीज है, तो ये भी फाइनेंसिंग में डालो। अगर डिविडेंड रिसीव्ड होता तो तुम किस में डालता, इन्वेस्टमेंट में डालता, मतलब आपने कहीं से शेयर्स ले रखे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अब तुमको उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, तो वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, मतलब यहाँ पे ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर हो गया, क्या, कौन सा एक्टिविटी का पार्ट, ऑपरेटिंग। ट्रेड पेबल अपना क्रेडिटर हो गया, ट्रेड रिसीवेबल डेटर हो गया, वैसे मान के चलो। ठीक है, परचेज ऑफ मशीन्स,
इन्वेस्टिंग, क्योंकि मशीन खरीदा है, गुड्स नहीं बोला है, मशीन बोला है, ये तो अपने लंबा समय के लिए चलाएंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग, शेयर इशू किए अपने, और शेयर कैपिटल मतलब शेयर इशू करके जो पैसा आएगा, दैट इज शेयर कैपिटल, तो फाइनेंसिंग। सेल ऑफ पेटेंट्स, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं, अब तो है, तो फिक्स्ड एसेट ही ना, इंटेंजिबल एसेट है ना तुम्हारा, तो तुम्हारा किस में जाएगा, एनीवेज इन्वेस्टिंग में जाएगा, तुम इसको ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में तो डाल नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या लिखा है, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कोई एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। हाँ, परचेज ऑफ गुडविल, अगेन इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट, एसेट है तुम्हारा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। अच्छा, और पूछ रहे तुम लोग, ट्राई करो बताने का। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, नॉन मार्केटेबल, बुद्धि लगाओ अपना, बहुत इजी है, वेरी गुड, इन्वेस्टिंग। मार्केटेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो गया, और नॉन करेंट अपना किस में जाता था, इन्वेस्टिंग में जाता था, तो उसको मार्केटेबल नॉन मार्केटेबल बोलो चाहे नॉन करेंट बोलो, बात तो एक ही है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इजी है यार, ऑपरेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन ये नंबर 2 करो फटाफट। क्या लिखा है इसमें भी सेम चीज अपने को करना है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सबसे पहला, मार्केटिंग एक्सपेंसेस किस में जाएगा, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। नंबर 2, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग। नंबर 3, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब डेटर्स, डेटर से अपने को रुपया मिल रहा है, तो ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया ये। नंबर 4 अपना है रीपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म लोन बोरोइंग हो गया ना, तुम लंबा समय के लिए लोन लिया, उसको तुम रीपे कर रहे हैं, तो ये हो गया अपना फाइनेंसिंग। यस, क्योंकि वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ही हो गया, मतलब मान लो तुम एडवांस दे रहे हैं। नंबर 5, कमीशन रिसीव्ड, किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग। नंबर 6, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। नंबर 7, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर है बोरोइंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब तुम लोग को पता है, पढ़ाए हैं। रिडीम वर्ड का मतलब बताओ। 5 साल बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो उन लोग का पैसा वापस से उन लोग को रिपे कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली नोन एज रिडेम्पशन। तो भाई ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट, कुछ नहीं, कैसे, लोन ही तो हो गया यार, बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे बैंक में उतना पैसा नहीं है जितना पैसा हम लोग उठा रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ लोन ओनली, तो मेरा फाइनेंसिंग में तो चला गया, समझा, बोरोइंग हो गया ना, लोन लिया है तो। बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ पे तुमको वही मानना पड़ेगा।
शॉर्ट टर्म लोन तो नहीं मान सकता तुम, रुको तो एक सेकेंड देखें। और अगर तुम शॉर्ट टर्म लोन भी मानेगा, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट्स है ना, लोन तो अलग हो गया। हाँ तो इसीलिए तो, नहीं तीनों में किसी में कैसे नहीं आएगा। अरे तुम लोन लिया है, तुम्हारे अकाउंट में जितना रुपया नहीं है उससे ज्यादा तुम निकाल रहे हो, तो तुम्हारा तो लोन हो गया। अब तुम शॉर्ट टर्म बोलो चाहे लॉन्ग टर्म बोलो, तो तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, बोरोइंग हो गया ना लोन तो। और यहाँ पे तुम जो बोल रहे हैं इसका अफेक्ट कैसे नहीं होगा। अनीश तुम बोला कैश तो आ रहा है तुम्हारे पास, तो कैसे अफेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं। और लोन है ये तो तुम्हारा बोरोइंग उसी में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, और कुछ तो अपने को सोचना ही नहीं है। यहाँ पे जो तो बोला ना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उससे अपने को मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अपने को ये नहीं बोला है। हाँ फाइन, उससे मतलब नहीं है, मेरे पीरियड से अपने को मतलब नहीं है। बस ये अपना लोन है, ये अपना बोरोइंग है, इसीलिए अपने को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालना है, इस हिसाब से अपने इसको जज कर सकते। हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं। Identify which of the following transactions are operating, investing, financing और cash and cash equivalents। ध्यान से करो। हाँ नहीं बता रही है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 2, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इन्वेस्टिंग। कैसे, शेयर देखते आधा बचा होगा उसमें डाल देगा फाइनेंसिंग में। अरे भाई हम लोग यहाँ पे शेयर्स खरीद रखे हैं, मतलब हम लोग का ये इन्वेस्टमेंट है, हम लोग को उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा। अच्छा, फिर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, से भी क्या हो गया, ये भी अपना इन्वेस्टिंग हो गया। तो तुम लोग को ना कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, शेयर्स तुम लोग दे रहे हैं कि ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, रेंट रिसीव्ड बाय अ रियल एस्टेट कंपनी, ऑपरेटिंग क्यों, रियल एस्टेट का तो काम ही है प्रॉपर्टी रेंट में देना करना, इसीलिए ये क्या हो गया, उसका डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड हो गया। समझ में आया, इसीलिए अपने को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। नंबर 5, रेंट रिसीव्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये अपना क्या हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। बिकॉज नॉर्मली मान लो कोई एक तो कंपनी जो गमछा बना रहे हैं, अब वो कोई एक प्रॉपर्टी ले रखा अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके थ्रू उसको रेंट मिल रहा है, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही हो गया ना, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही आए। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर के ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाता है, लंबा समय के लिए लोन लेते तो भी। हाँ फाइनेंसिंग। फिर है अपना मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कोई एक्टिविटी का तो वैसा कुछ है नहीं। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स इशूड, फाइनेंसिंग, शेयर्स इशू किए उसके बदले अपने को पैसा मिल रहा है, दैट पैसा जो मिल रहा है अपने को, दैट इज ओनली नोन एज प्रोसीड्स, तो ये अपना हो गया फाइनेंसिंग। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ लोन, वो फाइनेंसिंग में जा रहा है, तो उसका जो अपने इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी फाइनेंसिंग में ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाला अब अपने को क्या बोला है नेक्स्ट में, आइडेंटिफाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, लेकिन अपने पूरा वैसे ही करते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग है क्या नहीं, अपने पूरा ही करते हैं। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टिंग, परचेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टिंग। नंबर 2, ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेजेस, ये भी इन्वेस्टिंग ही हो गया ना, उसको खरीदने के लिए अपने ब्रोकरेज दे रहे हैं। जैसे कि ये बात नहीं हुआ क्या कि जैसे अभी हम तुम लोग को बोले कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो मेरे को डिविडेंड भी देना पड़ेगा, तो वो डिविडेंड जो दे रहे हैं वो भी तो फाइनेंसिंग का ही पार्ट हो गया। वैसे ही जो खरीद रहे हैं चीज, इसके लिए अपने को ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, तो ये भी उसी एक्टिविटी का पार्ट हो गया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का।
बिकॉज ये उसी से रिलेटेड है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, फाइनेंसिंग क्यों? तुम बेच रहे हैं, परचेज एंड सेल ऑफ लिखा हुआ था ना, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन्वेस्टिंग के लिए ना जनरली आदर्श वो लिखा होता है, इशू, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ऐसे करके। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, ये भी इन्वेस्टिंग, अपने को पैसा मिल रहा है क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अच्छा, डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स, फाइनेंसिंग, क्योंकि अब अपने डिविडेंड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, वो लोग मेरा शेयर होल्ड कर रहे हैं, मतलब अपने शेयर दिए तो डिविडेंड भी दे रहे हैं। फिर क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, इन्वेस्टिंग। और अगर लोन ले रहे होते, एडवांस ले रहे होते तो फाइनेंसिंग। फिर क्या है? रिसीट्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड, क्यों? ये तुम फाइनेंसिंग में थोड़ी डाला है, समझा? तो तुमको जो अब तुम लोन दिया था, तुमको जो लोन मिल रहा है वो भी तो तुम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद आ जाओ, क्या लिखा हुआ है देखो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, किस ट्रांजेक्शन के कारण इनफ्लो, मतलब किसमें इनफ्लो हो रहा है, किसमें आउटफ्लो हो रहा है, और किसमें नो फ्लो हो रहा है कैश का। चलो देखो, नंबर वन क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अपने फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे हैं, मतलब ये वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। बुक वैल्यू था 50,000, एट अ लॉस ऑफ ₹5,000, मतलब अपने को क्या है, कितना रुपया मिल रहा है बेच के? 45,000 मिल रहा है, तो मिल रहा है तो क्या हो गया, ये इनफ्लो हो गया, है ना? कैश, ये नहीं बताना है अपने को कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, बस अपने को इसमें बताना है कि इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। नंबर टू, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि स्टॉक खरीदे, उसके बदले मेरा पैसा निकल रहा है। स्टॉक आया है कैश इक्विवेलेंट, लिखा दिए तो क्या आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में? तीन ही चीज आ रहा है बस तुम्हारा, और कुछ नहीं लिखेगा तो। स्टॉक तो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं लेकिन वो नहीं आएगा इसमें। फिर क्या बोल रहा है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स, मेरे को तुम लोग इसका जर्नल एंट्री बताओ। एसेट्स शेयर्स, पैसा शेयर, इसको पैसा देंगे क्यों? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिकॉज आदर्श तुम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, तुम्हारा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो तुम डेबिट करेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट को, और उसके बदले अपने कैश नहीं दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल। वेंडर्स वाला जैसे किए अपने, मैं अभी तो वेंडर बोला नहीं ना, फिक्स एसेट को तुम दिखाएगा ना कि तुम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, समझा मेरा बात? जैसे तुम पहला वाला एंट्री क्या मारता था वेंडर का, मारता था कि नहीं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर मारता था ना, तो वही तो एंट्री होगा। हाँ वो चीज ठीक है, बट यहाँ पे तो वेंडर का नाम वगैरह ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो वैसे देखा जाए तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर, बिकॉज वो कट कुटा के तो वही हो रहा है, तुम लोग देखो। हाँ देखो, हम तुम लोग को बता रहे हैं, देखो, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। फिर दूसरा जल एंट्री क्या पास कर देते अपने, वेंडर टू शेयर कैपिटल, तो ये कट कुटा के क्या हो रहा है, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही तो हो रहा है, तो हम मर्जर मर्जर एंट्री तुम लोग को बता दिए एक बार। तुम लोग चाहे तो दो एंट्री पास कर सकता है, हम यहाँ पे बता रहे हो, तो यहाँ पे तो दो एंट्री का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो तो अपने को शेयर्स वाला, डिबेंचर्स वाला चैप्टर में वो दो एंट्री दिखाना ही पड़ता है, इसलिए उस हिसाब से बोलते हैं। तो थर्ड वाले का क्या होगा, क्या कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो तुम लोग लिखो नो फ्लो। फिर क्या लिखा हुआ है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹10,000, इनफ्लो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
नो फ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपने पढ़े थे ना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये सब का कोई फ्लो नहीं होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका भी नो फ्लो। नंबर 7, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, नो फ्लो, बिकॉज बोनस शेयर्स अपने जब भी देते हैं तो मेरे पास पैसा नहीं आता है, तो नो फ्लो। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, नो फ्लो। मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, उसको बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ही तो हो रहा है ना, माने आपस का कंपोनेंट के बीच में ही हो रहा है, वैसे ओवरऑल इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, फिर यही लिखते हैं हम, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नो फ्लो। हाँ ठीक है। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, नो फ्लो। नॉन करंट होता तो इनफ्लो। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इनफ्लो बिकॉज पैसा आ रहा है मेरे पास। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, मतलब अपने पैसा लिए उसको अपने रिपेमेंट कर रहे हैं मान लो, तो इसलिए डिक्रीज हो रहा है मेरा क्रेडिट, दैट इज आउटफ्लो। समझ आया? चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब एक सेकेंड, ठीक है, आज का क्लास अपने यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं।